जिला का नमस्कार। तो जैसा कि सर एक विषय मैंने आज किया था, चर्चा लगातार आप लोग के आने के पहले डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी के साथ चर्चा कर रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर, हालांकि आने के संकेत को नकारते हैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, लेकिन मीडिया में कहीं न कहीं आए गए दिन कोरोना के तीसरी लहर के चांसेस को बोला जाता है और शायद अभी भी इस बात की अंदेशा है पूरे देश में कि कभी भी तीसरी लहर आ सकती है। इसीलिए देश ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन आज चिंतित है और कुछ स्वास्थ्य स्वयं सेवकों के को तैयार कर रहा है। कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई के लिए हम ये स्वास्थ्य स्वयं सेवक तैयार कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, संगठन है, पूरे विश्व में सबसे अधिक कार्यकर्ता इस संगठन के पास में हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की लड़ाई के लिए जो स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार करने का एक परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने डाली है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर चर्चा करूंगा डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के साथ में। थोड़ा सा हमें बताएं डॉक्टर साहब कि ये स्वास्थ्य स्वयंसेवक की परिकल्पना कैसे आई और क्या? ऐसा है पांडे जी, पहले गंभीर जी को सबको नमस्कार। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सोच रहा है कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार देश में कोविड की तीसरी लहर की संभावना है। हालांकि हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है, लोगों में इम्यूनिटी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं बीमार हो चुके हैं, उनके शरीर में इम्यूनिटी है और वैक्सीन से भी एक इम्यूनिटी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किसी प्रकार से रिस्क नहीं उठाना चाहता है कि किसी को कोई तकलीफ हो। हम सब जानते हैं कि पहली लहर जो है वो 60+ वालों को प्रभावित कर रही थी, दूसरी लहर जो है 18+ से 60 तक के लोगों को प्रभावित कर रही थी और अब तीसरी लहर में संभावना ये व्यक्त की जा रही कि 18 से नीचे के लोग जो हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके लिए वैक्सीन नहीं बनी है 18 से नीचे वालों के लिए, इसलिए उनको खतरा ज्यादा है। नेतृत्व वो सोच रहा है कि इसलिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर के हर गांव तक जो है एक हेल्थ वॉलंटियर स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का जाल बुना जाए, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी तेजी से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान नड्डा जी और देश के नरेंद्र मोदी जी 28 जुलाई को दिल्ली में देशभर में 117 हेल्थ वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण किया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 4 लोग गए थे और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में 150 हेल्थ वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण का कार्यक्रम 6 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ। अब उसके पश्चात जिला स्तर पर जो मंडल के हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स हैं, प्रशिक्षक हैं, उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 तारीख तक हमको पूर्ण करना है। इसके पश्चात 16 से लेकर 20 अगस्त तक हर मंडल पर हर गांव से 2 लोग जिसमें एक हमारी बहन रहेगी और एक पुरुष रहेगा। ये 2 हेल्थ वॉलंटियर जो है इनका प्रशिक्षण मंडल स्तर पर होगा कि किस प्रकार से हम कोविड की तीसरी सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, वो उनकी सहायता कर सकते हैं तीसरी लहर के दौरान। आवाज बहुत कट रही है, आवाज थोड़ी दब रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं बनना है विमल जी, विमल भैया आवाज नहीं आ रही। जानकारी होनी चाहिए विमल जी आवाज, हाँ आवाज थोड़ी दब रही है विमल भैया। ऐसे गांव के लोगों की सहायता कर सके, इसको समझ में नहीं आ रहा है एकदम। आपकी आवाज बहुत दब के आ रही है भैया।
अच्छा, आवाज क्या आ रही है? हाँ, अभी ठीक हुई है। एक अभी ठीक है। ठीक है आवाज। जी जी, अब ठीक तो है। वो जो हमारे हर गांव में जो 2 वॉलेंटियर्स रहेंगे, एक महिला एक पुरुष, इनका प्रशिक्षण मंडल स्तर पर 30 अगस्त तक हमको कर लेना है। और 1 सितंबर से यदि किसी प्रकार से कोई ये लहर की संभावना है तो लोगों को जागरूक करना है, वैक्सीन के प्रति जागरूक करना है, लोगों को ये बताना है कि आप मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए, हाथ धोइए। इस प्रकार से जो कोरोना का एक प्रकार से प्रोटोकॉल है उसको हमको हर लोगों तक पहुंचाना है, बताना है। और गांव में तीसरी लहर न आने पाए इसका प्रयास करना है। इसके लिए पूरे देश में जो है हेल्थ वॉलंटियर्स जो है उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू हुआ है। दिल्ली से लेकर के अब ये गांव स्तर तक पहुंच रहा है। और हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स जो हैं वो एक सेवा भावी लोग रहेंगे, जो सेवा के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से नहीं। उनको वोट की राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि वोट किसको देते हैं, कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का है, कौन किसी दूसरी पार्टी का है, इसका हमको विचार नहीं करते हुए सबको सहायता पहुंचाना है। और सबको जो है ये बताना है कि कोविड की तीसरी लहर को हम अपने गांव तक, अपने घर तक आने न दें। इस उद्देश्य को लेकर के हेल्थ वॉलंटियर्स का गठन किया जाए। जी धन्यवाद। डॉक्टर गंभीर जी, ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा लेट हो रहे हैं इस कार्यक्रम को करने में? इसको पहले करना चाहिए था। दूसरी लहर इतनी भयावह थी और जी बोलते हैं कि तीसरी लहर तो अब शायद नहीं आएगी। 52 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। 15 अगस्त, मैं कहता हूँ 30 अगस्त तक लगभग कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में इतनी बड़ी टीम तैयार कर रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है ना। जब जागे तब सवेरा, और कोई समस्या नहीं है। जब भी मतलब वो हुआ इतने बड़े प्रोग्राम में, और जैसा अभी विमल साहब बता रहे थे, निश्चित रूप से सारी तैयारी और पूरे देश की जब बात होती है तो कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है। तो ये सब करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि हमारे जितने भी मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इन सारे चीजों को समझते हैं। कोरोना जब पीक में था तब भी सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे बहुत काम किया हुआ है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और शीर्ष नेतृत्व का जो भी मतलब प्रोग्राम है, उन्होंने काफी सारी चीजें स्टडी करने के बाद में इसको किया है। उन्होंने तो सिर्फ हमको एक छोटा सा टास्क दिया हुआ है, इम्प्लीमेंट कर दिया है उन्होंने, और उसको समझ के करना है। जिसमें अभी हमारे वरिष्ठ जो दिल्ली में जाके प्रशिक्षण लेके आए हुए हैं, और अभी स्टेट लेवल का जो प्रशिक्षण हुआ, तो चीजें आसान हो जाएंगी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। जी, मैं डॉक्टर अखिलेश दुबे जी से पूछूंगा। अखिलेश दुबे जी, इतनी बड़ी टीम को एक दिन का प्रशिक्षण, कितनी तैयारी हो पाएगी कोरोना से? देखिए नरेंद्र जी, हम यहाँ पे सभी चिकित्सक हैं और कोरोना क्या है और उससे कैसे लड़ना है इसकी जानकारी हमारे पास निश्चित रूप से है। और हम लोगों ने उसके लिए अच्छा काम भी किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने ये देखा कि सब चिकित्सक अपना अपना काम कर रहे थे और सबने इस महामारी में, हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई हम लोगों का आपस में सामंजस्य नहीं रहा। एक कहीं कुछ काम कर रहा है, दूसरा कहीं काम कर रहा है। किसी प्रदेश में ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी प्रदेश में कम प्रॉब्लम है। इस सब को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा गया कि एकजुट होके अगर काम किया जाएगा तो उसके ज्यादा अच्छे आएंगे। और जैसे आपको प्रशिक्षण देने की बात जो आपने कही कि एक दिन बहुत कम होता है, इसमें हम लोगों ने ये बताया है कि आपसी सामंजस्य कैसे स्थापित करना है। कोरोना के बारे में पढ़ाना या MBBS डिग्री देना ये प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो आए हैं वो स्वयं समझे हुए हैं और किए हुए हैं। उनको ये बताना है कि हम आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे चल सकते हैं। ऐसा है, एक तिनका तैरता है, उसमें एक चींटी ही सहारा ले सकती है। एक तिनके मिल जाए तो उसमें ज्यादा वजन रख के आदमी तैरा जा सकता है। तो इस प्रकार से
पार्टी पूरे लेवल पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रही है जिसमें कि अगर कोई इलाज आती है हम लोग उस एपिडेमिक को कंट्रोल कर पाए। ऐसा आपको बताया गया है ये हर राज्य में एक साथ नहीं आती और कुछ राज्यों में पहले आती, कुछ में बाद में आती। ऐसे में रिसोर्सेज इस राज्य की उस राज्य में भी उपयोग में ला सकें, उधर से पार्टी के कुछ लोग इधर आ सकें या जो भी जैसा भी हो, तो ये सब जानकारियां आपस में पहुंच जाएं। और चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है तो सारी इंफॉर्मेशन फर्स्ट लाइन पार्टी को मिले, र्यूमर ना मिले। अभी बीमारी के साथ साथ र्यूमर का भी बड़ा भारी योगदान था। रेमडेसिविर के लिए लाइन लगी थी, कमी ना होने के बाद ऑक्सीजन के लिए हम प्रॉब्लम हो गया था। तो पार्टी नहीं चाहती है कि इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जाएं और नागरिकों में पैनिक क्रिएट किया जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने एक जाई करके एक संगठन में एक विंग बनाई है जो जैसे कि विमल जी ने बताया ये पूरी स्वास्थ्य को देखने वाली वो है, क्योंकि स्वास्थ्य मैटर एक स्टेट का मैटर होता है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं होता, मगर उनने अपनी पार्टी लेवल पे इसको बनाया है। और जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में यहाँ पे ऐसी कोई कमी लगेगी तो वहाँ पे पार्टी अपने स्तर पे काम करेगी। और अगर पार्टी अपना काम नहीं कर पाएगी तो ऐसी स्थिति में केंद्र में हमारा शासन है, शायद वहाँ पे आगे बढ़ के मदद पहुँचाए। ये सब चीज़ों को देखते हुए बड़ी दूरगामी और दूरदृष्टि से ये लिया गया है। आप बोल रहे हैं कि देरी हो गई, देखिए देरी कुछ नहीं हुई है। आदमी गिरता है तभी खड़ा होता है। आदमी ने जब सेकंड लहर देखी, एक्चुअली पहली लहर में हम लोगों ने उतना नुकसान नहीं पाया था क्योंकि वो सारा कमांड केंद्र के पास था और एक जाई से लॉकडाउन वगैरह लगा था। मगर द्वितीय चरण में, दूसरी लहर में हमको समझ में आया कि हम कई जगह कमजोर हैं और उस कमजोरी के कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, चाहे वो कोई भी हो, अपने को खोना पड़ा। तो अब हम इस प्रकार की कोई भी कमी रहना नहीं देना चाहते और इसी प्रयास में हम लोगों ने ये सब किया है। और पार्टी ने इसमें ऐसे लोगों को जोड़ा है जो राजनीति के अलावा जन सेवा के लिए कार्य करने में तैयार हो। तो चूंकि पार्टी तो बहुत बड़ी है, स्वयं सेवक का दल छोटा है, तो वो मतलब चुने हुए व्यक्तियों को ही इसमें जोड़ा गया है और ये हम लोगों का सौभाग्य है और ये हम लोगों का एक बड़ा वो है कि हमको पार्टी ने इस लायक समझा है कि हम इसमें अपना योगदान दें। ठीक है डॉक्टर विमल जी, मैंने अखिलेश जी की बातों को पूरा सुना, ठीक है, बहुत अच्छी योजना है और आप लोग इसमें आगे जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब अपने पास में भारतीय जनता पार्टी में चिकित्सा प्रकोष्ठ का भी एक बहुत बड़ा आयाम काम कर रहा है, इसके अलावा अगर हम इसकी मेन शाखा में जाएं, मेन उस पे जाते हैं तो वहां पे संघ की आरोग्य भारती है जहां पे खुद स्वयंसेवक काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा आरोग्य मित्रों का एक कहा जाए कि श्रृंखला है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में भी अगर हम देख रहे हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी है। इसके बाद भी एक नया और आयाम चालू किए हैं आपने अभी, ये स्वास्थ्य स्वयंसेवक। अब स्वास्थ्य स्वयंसेवक में कुछ चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोगों को तो आपने ले लिया, इसके अलावा उसमें महिलाओं और कुछ युवाओं के भी अभी आप बात कर रहे हैं उसमें अलग अलग विधान, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, चिकित्सक ही काफी थे, चिकित्सक के अलावा आपने नॉन मेडिको को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। ऐसा है, चिकित्सा प्रकोष्ठ तो काम करेगा ही करेगा, जो उसके हेल्प डेस्क हैं और दूसरी चीजें हैं वो चिकित्सा प्रकोष्ठ अपना काम करेगा। लेकिन एक चिकित्सक की लिमिटेशन है। एक राजनेता जो है, एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, उसका संपर्क बहुत विस्तृत होता है। तो गांव स्तर पर जो हम कर रहे हैं गठन जो है, उसमें दो सेवा भावी कार्यकर्ता जो आधार पे काम करेंगे। ये जो चिकित्सक हैं इनके बीच में ये प्रशिक्षक के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो डॉक्टर आए थे, चिकित्सक आए थे, उन्होंने प्रशिक्षण दिया। प्रदेश स्तर पर जो डॉक्टर आए थे उन्होंने प्रशिक्षण दिया। जिला स्तर पर डॉक्टर आ रहे हैं वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम सब जो डॉक्टर हैं एक प्रशिक्षक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और अंत में जो जमीनी काम करना है वो हेल्थ वॉलंटियर्स को करना है, जिसमें एक हमारे महिला और एक पुरुष रहेंगे। डॉक्टर हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ वो अपना काम करते रहेगा। जब ये दो लोग एक एक गांव में जो दो लोग हैं, एक एक वार्ड में जो दो लोग हैं, जिसमें एक महिला एक पुरुष रहेंगे,
क्योंकि महिला महिला वर्ग में जा सकती है, पुरुष पुरुष वर्ग को ज्यादा प्रशिक्षित कर सकता है, कि दोनों का जो है अपना अलग अलग दायरा है। इसलिए अंतिम जो हमारा जमीनी काम है वो जो है ये हेल्थ वर्कर करेंगे। बाकी जो गांव से ऊपर मंडल स्तर के हैं, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के ये प्रशिक्षक हैं। ये प्रशिक्षण धीरे 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 जो है नीचे जाएगा और नीचे में जमीन में जो है उनको पल्स ऑक्सीमीटर देखना, टेम्परेचर देखना, कोरोना के लक्षण जानना, कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसकी जानकारी देना, कोरोना होने पर जो है ये वो कहाँ सूचना दें, अस्पताल से कैसे उनको सहायता मिले, प्राइवेट अस्पताल का नंबर होना, सरकारी अस्पताल का नंबर होना, सरकारी डॉक्टर का नंबर होना, वहां जो भी मितानिन है उसका नंबर होना, उससे संपर्क रखना। ये हमारा जमीनी कार्यकर्ता जो 2 लोग रहेंगे ये करेंगे। और ये फिर पूरे जो जैसे एक गांव है जिसकी आबादी मान लीजिए 800, 1000, 1200 है, तो वहां ये 2 लोग हर घर की जानकारी रखेंगे कि किसी घर में कोई बुखार का मरीज है क्या, कोई कोरोना से ऐसा लक्षण तो नहीं दिख रहा है, उसकी जांच कराई जाए, उसको सही दिशा बताई जाए। ये काम जो है डॉक्टर्स की टीम जो है वो ऊपर रहेगी और जमीनी काम जो है हमारे ये छोटे छोटे जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जिनको सामान्य जानकारी रहेगी वो करेंगे। तो इस प्रकार से क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर में हमने ये देखा कि काम तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं था। जैसा दुबे जी ने बताया कि हम सब कोई ये काम कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सब अपने अपने तरीके से लगे हैं, लेकिन अब इसको ये व्यवस्थित काम करना ये जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम देखेंगे कि देश में जो पहली लहर है उसकी लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में हुई। मोदी जी अगुवा थे, मोदी जी दिल्ली से निर्देश देते थे अब लॉकडाउन होगा, अब बाजार खोला जाए, आपको ये काम करना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल बनाया। तो ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे और लोग थे ये विरोध करते थे कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार हमको दिया जाए, कब खोला जाए, कब क्या किया जाए। लेकिन पहली लहर में हमने सफलतापूर्वक देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में हम उस लक्ष्य तक पहुंचे जिसको हम पाना चाहते थे और हमने कोरोना पे विजय प्राप्त की। लेकिन दूसरी लहर जिसको इनकी जिद के कारण मोदी जी ने कहा कि अब हम प्रदेशों को ये सारी चीजें बता चुके हैं कि कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, अब दूसरी लहर की लड़ाई आप लड़िए। तो बिना मोदी जी के निर्देशन में ये सारे प्रदेश जो है खास करके कांग्रेस शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र देख ले, छत्तीसगढ़ देख ले, हम केरल देख ले, जहां विपक्ष के लोग हैं जो मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो असफल हो गए। दूसरी लहर में वो लोग असफल हो गए। इसलिए तीसरी लहर की फिर जिम्मेदारी जो है वो केंद्र शासन पर आ पड़ी है कि इन असफल लोगों को हटाया जाए और फिर से जो है नियंत्रण जो है वो मोदी जी के और केंद्र सरकार के हाथ में। उसको ये जनता ने मोदी जी का साथ दिया है, तभी मोदी जी ने ये लड़ाई कोरोना ऐसा बातें हो जाने दो, फिर आपको मैं प्रश्न का मौका दूंगा, है ना। एक बात सुन लीजिए, चलिए। पूरे देश ने दिया इसलिए जीते, लेकिन दूसरी लहर में भी जो नेतृत्व होता है, सेनापति जो होता है, सेनापति के निर्देश में जो है लोग चलते हैं। यदि सेनापति आपका डरपोक है तो सेना बहादुर नहीं हो सकती, और सेनापति यदि बहादुर है तो डरपोक सेना भी जो है वो बहादुर हो जाते हैं। तो वैसा नेतृत्व मोदी जी का था कि जिन्होंने देश के कमजोर मुख्यमंत्रियों को भी कमजोर प्रदेशों को संभाला। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि केरल में क्या स्थिति है, इसलिए वहां केंद्र की टीम भेजनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर तरफ जो है वो केंद्र की टीम भेजनी पड़ रही है। कई राज्यों में, महाराष्ट्र में जहां ज्यादा संक्रमण है, केंद्र के विशेषज्ञ लोग जा करके वहां स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो तीसरी लहर की संभावना है उसमें किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि तीसरी लहर से लड़ाई के लिए 32,000 करोड़ रुपए जो है राज्यों को दिया जाए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए,
इस प्रकार से 32,000 करोड़ का एक बजट जो है वो तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया है कि ये आप रखिए और इसका उपयोग तीसरी लहर के लिए कीजिए। तो इस प्रकार सरकार के साथ मिल करके हेल्थ वॉलंटियर्स जो हैं वो काम करेंगे कि कोविड की तीसरी लहर से हमारे देश में किसी को आफत न झेलना पड़े, इसका काम जो है हमारे हेल्थ वॉलंटियर्स करेंगे। डॉक्टर्स प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ वो अपना काम जो है हेल्थ वॉलंटियर्स का जो प्रशिक्षण हो जाएगा आधार स्तर पर, जो बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, उसके बाद जो ये लोग हैं ये निरीक्षण करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और अपना काम भी साथ में जो है चिकित्सा प्रकोष्ठ जो पहले करता था वो करता है। जी धन्यवाद। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, जब प्रशिक्षण दल में आप भी शामिल हैं और कोरोना की दूसरी लहर को भी आपने बड़े करीब से देखा है और एक अच्छे सेनापति की तरह आप डटे रहे हैं और वहां से विजय होकर के भी लोगों को लाया है, चाहे वो क्लिनिक हो और चाहे अस्पताल का मैटर। अब मैं यहाँ पे जितनी भी बातें हुई, प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जरा आप ये प्रकाश डालेंगे कि अल्प समय में जो कोरोना की जो स्थिति रही है पिछले 1 वर्षों का और खासकर जो द्वितीय लहर आई है उसमें बहुत सारी सिम्टम देखने को मिले हैं और कोरोना के कई नियम बनाए गए हैं कोरोना से बचने के लिए। तो प्रशिक्षण में आप लोगों ने प्रमुख रूप से कौन कौन से पहलुओं को लेना चाहा है, कौन कौन से लक्षणों के ऊपर आप बता रहे हैं और जो बचाव की बारी है उसमें क्या क्या चीजें आप डालने वाले हैं, ताकि जरूर, क्योंकि अभी डॉक्टर विमल जी से जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि पूरा का पूरा जो चीजें हैं जमीनी स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति होगा, जो धरातल पे है वहां पे है, तो क्या आप उसको पूरी बातें समझा पाने में कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, मोदी जी की जो टीम है उसमें लगता है जो राष्ट्रीय स्तर की टीम ने सबसे पहला काम किया, एक बुकलेट प्रकाशित करी, पहला काम। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य और खुशी भी होगी, उसमें होलिस्टिक अप्रोच को जगह दी गई। मोदी जी का एक्सपर्ट्स लोगों ने वो टीम निकाली और ये बात को मैं आपके पूरे देश को भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना कोई बहुत बड़ा विषय था ही नहीं शुरू से, ये एक सामान्य फ्लू था, परंतु जागरूकता की कमी, कहाँ क्या करना है, किस चीज को देखना है, हमें किस हैबिट को फॉर्मेशन करना है, इस कारण ये वायरस संक्रमण के उस काल में पहुंचा दिया आदमी को कि जहां उसको पहुंचने नहीं था। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि फ्लू का वायरस नाक और मुंह से घुसते फेफड़ों तक पहुंचने में ही आदमी संक्रमित होता है। तो पूरी कवायद ये थी कि इसको फेफड़ों से तक पहुंचने में रोका जाए। तो स्वास्थ्य स्वयं सेवक एक बैरियर के रूप में काम करेगा कि वायरस आपके फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा, एकाएक नहीं पहुंच जाता, अपने उसकी इम्यूनिटी रहती है, नाक के अंदर जाएगा, वहाँ बाल है, वहाँ एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, गले में जाएगा तो टांसिल है, फिर लंबा एक नली है, फिर फेफड़ा। अब हुआ क्या, जानकारी थी नहीं, करना क्या है, देश में आपको किस समय क्या लेना है। तो मैं बहुत ही 4-5 मिनट में 3 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्लू का नाक में सिम्टम होता है, बस 3 ही लक्षणों को देखा गया कि नाक में यदि वायरस घुसता है तो नजला होता है, गले में होता है तो खराश होती है, फेफड़े में होता है तो खांसी होती है। बस आपने देखा होगा कि बहुत दिन से कोई खांस रहा है तो अपन बोलते हैं ना भाई एक्सरे करा ले, तो टीबी नहीं है, निमोनिया तो नहीं है, ये आम बोलचाल में लोग जानते कि खांसी है तो भाई तो एक्सरे करा ले। अब इन्हीं तीनों लक्षणों को स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को समझाया जा रहा है। यदि कोई नाक में नजला की शिकायत आ रही है तो समझिए कि वो वायरस से ग्रसित है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में उन्होंने एक तेल जिसको अणुनस्य तेल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश ने बहुत बांटा कि नाक में आप सरसों का तेल या गाय का घी डाल लीजिए तो आपकी नाक बची रहेगी। गले में यदि खराश है तो सिंपल सा है, हल्दी और नमक का गरारे कर लीजिए। यदि फेफड़े संक्रमित लगते, खांसी आ रही है तो सीतोपलादी का चूर्ण और एक चतुर्भुज भद्र का चूर्ण आप ले लें। ये सिंपल सी घटना थी जो देखे जाए। और यदि फेफड़े संक्रमित है तो ऑक्सीजन नाप लीजिए, ऑक्सीजन 90 से कम है तो शिफ्ट टू द हॉस्पिटल, इतना करना था। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में लोगों को बताया गया कि सुबह उठिए, तांबे का पानी पीजिए, अदरक को चूसिए, तुलसी खाइए, लंबी हवा में सैर करिए, थोड़ा योग करिए तो आप ग्रसित नहीं होंगे। अब ये सबको व्यवस्थित करना और ये बताना, पर हुआ क्या कि भैया किसी ने कुछ नहीं किया, संक्रमण हुआ, एक पैरासीटामोल की गोली ले, आप गए दुकान वाले को ले, यार खांसी है सर्दी, गोली देते, गोली से दब गया, 4 दिन मस्त रहे, फेफड़े तक वायरस पहुंचने के लिए उसको बढ़िया समय मिल गया। जब फेफड़ा भी संक्रमित हुआ तो भी घर में पड़े रहे।
तब कोई पैरामीटर किसी नापा नहीं, पल्स ऑक्सीमीटर तो कोई जानता ही नहीं था कि कुछ ऐसी चीज होती है, वो भी काला बाजारी हो गई। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचा, चोपड़ा जी के हॉस्पिटल पहुंचा, चोपड़ा जी क्या करेंगे भैया, 70-80 में आया है, आईसीयू में डाल दो, 4.5 लाख का बिल, डॉक्टर लोग हम लोग क्या करें, बस कहाँ से लाए आईसीयू और वेंटिलेटर। तो पूरी कवायद इसलिए है कि ना वायरस को फेफड़े तक पहुंचने से रोका जाए। बड़ी सिंपल सी बात थी, पर सिंपल की व्यवस्था कैसे खड़ी जाए, कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। कौन बताएगा जाके गांव में कि भैया तेरे को खांसी हो रही तो ये ले ले, तू पल्स ऑक्सीमीटर नाप ले, यदि ऑक्सीजन 90 से कम है तो नाउ यू शिफ्ट हो। व्यवस्था खड़ी करने के लिए एक दिन में नहीं हुई है, इसकी मोदी जी की परिकल्पना में पहले टीम बनाई गई, टीम बनाने के बाद कई विशेषज्ञ बैठे, बुकलेट बनाई गई, फिर उसकी परिकल्पना की गई, परिकल्पना के बाद दिल्ली में बुलाया गया, फिर अब राज्यों के हेडक्वार्टर में हुई, अब मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे होगी, फिर मंडल स्तर पे होगी, फिर बूथ स्तर पे होगी। एक लंबी प्रक्रिया से जो कर रही है, और मुझे गर्व है बताते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सोचा। मैं आपको एक और विषय बताता हूँ, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मेरे से बुकलेट ले गई, तो ऐसा थोड़ी कि बुकलेट ये छोड़ी देगा कि कोरोना कांग्रेस को नहीं करेगा, जनता को नहीं करेगा, इस व्यक्ति को नहीं, ये सबके लिए है। जैसे आपने बोला, विमल चोपड़ा जी ने कहा कि स्वास्थ्य स्वयं सेवक राजनीति से ऊपर उठ के काम करने वाली परिकल्पना है, उसमें राजनीति का कोई समावेश नहीं है। वो स्वास्थ्य स्वयं सेवक उस वार्ड के लिए, उस बूथ के लिए, सभी के लिए एक स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखना है। अरे मोदी का देश है, भारत का देश है, सबका देश है। हाँ, तो राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है कि राजनीतिक लड़ाई अलग चलती है। जैसे विमल चोपड़ा जी क्या कि बड़े नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, तो उनके मुंह से निकल गया केरल में ये नहीं है, वो नहीं है, पर मोदी जी के लिए तो सब समान है। 120 करोड़ भारतवासी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे सबके लिए ये स्वास्थ्य स्वयं सेवक काम करेगा। स्वास्थ्य सेवक जाके पूछेगा थोड़ी कि भैया तू कौन सी पार्टी का, मैं तेरे नहीं देखूंगा, ऐसा थोड़ी है। अरे तेरे को भी भैया मेरे को देखना है, भर्तियों में से रोकना है। स्वयं सेवक का जो रोल है ये 120 करोड़ की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में, जिसमें योग का, भाप की मशीन का, वो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का समावेश करके वो किताब लिखी गई है। और मुझे खुशी है कि ये मेरे को लगता है 15 अगस्त तक के या अगस्त के लास्ट तक के स्वास्थ्य स्वयंसेवक की टीम खड़ी हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको पहले कहा, ये पूरी कवायद तो अपनी जगह है, कोरोना अब नहीं आएगा, ये लिख के रख लीजिए आप, ये क्रोनोलॉजी बताती है। 15 अगस्त तक आना रहता तो आ जाना है। ऐसा नहीं होता कि वो बोलेगा भैया मैं थोड़ा सा गाड़ी छूट गई तो बस छूट गई, टिकट नहीं मिली तो भारत में मैं थोड़ा लेट आऊं, ऐसा नहीं होता। तो 15 अगस्त तक आना था, नहीं तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। ये है। मैं फिर डॉक्टर विमल जी के पास चला जाता हूँ। आपने कह दिया कोरोना आएगा नहीं, और एक तरफ ये भी कह दिया कि राजनीति का विषय डॉक्टर विमल जी ने भी कहा, लेकिन कुछ कांग्रेसी आपको भी मिले और कुछ मुझे भी मिले। एक प्रवक्ता का भी कांग्रेस के बड़े अच्छे पदाधिकारी हैं, उन्होंने कह दिया कि ये तो जो कर रहे हैं भाजपा का टपोफला है, करना कुछ है नहीं। तो राजनीति तो चालू हो गई है डॉक्टर विमल साहब। देखिए, बात सही है कि जिन लोगों को कुछ करना नहीं है उनके पास समय बहुत है और उनका एक ही काम है परनिंदा, कि उनको करना कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि कांग्रेस जो है वो क्या तीसरी लहर के लिए कोई तैयारी कर रही है? आप कहीं देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 रुपए का बजट जो है दूसरी लहर के लिए रखा था। ऑक्सीजन प्लांट का जो पैसा जो है केंद्र सरकार ने दिया है, क्या वो ऑक्सीजन प्लांट पूरे हो रहे हैं? नहीं। उनको सिर्फ राजनीति करना है कि कांग्रेस संगठन के रूप में क्या वो तीसरी लहर की कोई तैयारी कर रहे हैं। हम यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है सीने में सांप लौट रहा है कि क्यों ये तैयारी कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और उस नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता की सेवा में लगूं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ने वाली मशीनरी बन के नहीं रह जाए कि जिसका लक्ष्य हो कि हमको सत्ता प्राप्त करना, ऐसा नहीं। सत्ता प्राप्त करना है, ये एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य नहीं है कि हम सिर्फ सत्ता को प्राप्त करें। हमारा लक्ष्य यह है कि सत्ता के माध्यम से हम सेवा के कार्य में लगे रहें। इसलिए हम सेवा का भी कार्य कर रहे हैं। यदि सत्ता मिलेगी तो भी जन कल्याण करेंगे। इसलिए कांग्रेस के लोग जो हैं उनकी मानसिकता यह है कि उनको सिर्फ राजनीति करना है, सत्ता प्राप्त करना है और सत्ता का सुख भोगना है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नाम से चलती है कि संगठन का मतलब यह है कि सेवा करना है हमको, इसलिए वो नुक्ताचीनी करते रहे, उसके लिए वो विमल जी कांग्रेसी बोलने लगे हैं कि ये तो हेल्थ वॉलंटियर एक बहाना है, असल में तो मोदी की योजना को बताना है। नहीं ठीक है ना, क्यों नहीं बताएंगे हम? भाई मोदी जी यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, तो हम बताएंगे लोगों को फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। यदि 5 किलो चावल वो गरीबों को दे रहे हैं, तो हमारा काम है कि हमारी पार्टी की अच्छी योजनाओं को बताना कि वो 5 किलो चावल दे रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस की सरकार जो है उसको बांट नहीं रही है, उसको खा रही है, अपने खजाने में रख रही है। मोदी जी ने यदि 500 रुपया एक एक महिला के खाते में भेजा है, तो वो भी हम बताएंगे कि 500 भेजा है। 10-10 हजार रुपए जो है बिना ब्याज के जो छोटे फुटपाथ के लोग हैं उनको मोदी जी ने लोन दिया है, तो वो भी हम बताएंगे कि आप लोन लीजिए, वो भी हम बताएंगे। मोदी जी जितना सफाई का अभियान चला रहे हैं, मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे हम? उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके अच्छे काम को ले जाएगा। इसमें ये तो हमारा काम है, हर राजनीतिक दल का काम है। उसके लिए वो यदि नुक्ताचीनी कर रहे हैं तो वो अपनी सफलता को बताएं। आज यदि जल जीवन मिशन चल रहा है, एक एक घर में नल से पानी पहुंचाना है, ये मोदी जी की योजना हम बताएंगे। सबको मकान देना है गरीब को, ये योजना ये भी बताएंगे हम। ऐसा क्यों नहीं बताएंगे? बिजली पहुंच रही है, सड़क पहुंच रही है, गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही है, हम बताएंगे। इसमें कोई हमारे लिए गुरेज की बात नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं। उसके लिए कांग्रेसी बोले वो योजना बताने जा रहे हैं तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं। जी बिल्कुल बोलते रहे जी। दुबे जी, एक प्रश्न और आ जाता है कि जिस तरह से ये हेल्थ वॉलंटियर तैयार होंगे, क्या आने वाले समय में इन्हें चिकित्सकीय कार्यों से ये कार्य नहीं करेंगे? कुछ ऐसा रोका जा सकता है कि ये खुद भी कल को एक डॉक्टर बन के बैठ जाएंगे गांव में जाकर के? देखिए पांडे जी, क्या है, कोई भी एपिडेमिक जब फैलता है तो 3 स्टेज में उसकी रोकथाम होती है। पहला होता है अर्ली डिटेक्शन, है उसका इलाज, और तीसरा जो होता है जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना। जो हेल्थ वॉलंटियर्स बनाए गए हैं ये वहाँ पे प्रारंभिक लक्षणों को पहचानेंगे और सैचुरेशन नापेंगे। अगर 94 तक है तो उसे बोलेंगे कि आप घर में रह के इलाज ले लीजिए। अच्छा, ये जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको ये आयुर्वेदिक प्रतिरोधक दवाइयाँ इससे कि कोरोना ना हो के बारे में जानकारी देंगे। इनका मूल उद्देश्य डॉक्टरी करने का नहीं है, ये डॉक्टरी नहीं करेंगे। अगर इनको कोई बीमार मिलता है तो अगर मान लीजिए ये उनको लगता है कि इसको इलाज की जरूरत है, तो हमारे मंडल स्तर पे हमने जो टीम गठित की है उसमें एक चिकित्सक है, चाहे वो EMS हो चाहे किसी और पैथी हो, वो उसकी जानकारी के साथ उनको इलाज कर देगा। पार्टी ने इसका पूरा ध्यान रखा है, हाथ में ही इलाज आए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने एक चिकित्सक रखा है। तो जो भी हमारी टीम गठित हुई है उसमें कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो चिकित्सकीय जानकारी रखता है, जो मान्यता प्राप्त उनमें से किसी एक का योग्यता रखता है और ग्रेजुएट है। तो ऐसी स्थिति में वो उनकी जानकारी या उसके जरिए वो करेंगे। ये आपने जिससे ये एक बड़ा कार्यक्रम है और ये सारी जानकारी डे टू डे उसको मंडल और फिर मंडल से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से केंद्र की तरफ जानी है, जिससे कि रियल टाइम डाटा कोई विलेज अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कैसा है जहाँ पे शासकीय कर्मचारी नहीं पहुँचता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती चाहती है ताकि अगर वहाँ कोई बीमारी हो उस गांव तक इलाज कर पाए। ये उसका उद्देश्य है, क्योंकि बड़ी जगह की बीमारियां तो पता चल जाती हैं, पेपर में आ जाता है, पर पत्रकार भी शायद गांव में जाने में ये जो व्यक्ति है उसकी होंगे और सेवा देंगे और गांव के लोगों को पहचानेंगे। उनको समझ में आता है कि भाई रामलाल 2 दिन से घर से नहीं निकला है, उनके घर पे जाएंगे रामलाल को क्या हुआ, और अगर उसको सिम्टम्स उनको बताए, अगर उसमें से सिम्टम्स पाए
तो उसका लेवल नापेंगे और टेम्परेचर नापेंगे। 90 से कम 94 से कम आता है। ऐसी स्थिति में मंडल वाले से बात करके तो समझाएंगे कि भैया अस्पताल चले जाओ। ये वाली बात अगर आइसोलेट हो जाइए ऊपर आता है, मास्क रख लीजिए, ये रख लीजिए, और फिर जो चिकित्सक उनके मंडल वाला है उसको इलाज के लिए सलाह दे या इलाज के लिए उसको प्रेरित करेंगे। अगर मान लीजिए तो वो मंडल वाले से बात करेगा और मंडल वाले के पास पूरी लिस्ट होगी कि कहाँ पे अस्पताल में कोरोना का इलाज होता है। हर अस्पताल कोरोना के लिए खुले नहीं होते, मरीज जाके वहाँ खड़ा ना रहे, इसलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी कि भाई फलाना फलाना अस्पताल है, वहाँ पे इतने बेड हैं, वहाँ का रेट ये है, आप ये से जा सकते, और शासकीय अस्पताल ये है और वहाँ पे इतनी क्षमता का है और इतनी खाली है। अगर मान लीजिए वहाँ पे इलाज कराने में या दिक्कत होती है तो फिर वो वाली बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल पे आएगी। उसमें हमारे पदाधिकारी, ऐसे भी पदाधिकारी जो कि चिकित्सक नहीं है, उसका साथ देंगे ताकि उसको इलाज में कोई दिक्कत ना जाए। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है जो अवेलेबल नहीं है तो वो कोशिश की जाएगी कि इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पता करके जाए। अगर मान लीजिए उस स्टेट में नहीं है तो दूसरे स्टेट से पता किया जाए। तो इस प्रकार का एक तंत्र डेवलप किया जा रहा है कि जैसे रेमडेसिविर की कमी हमारे यहाँ हुई थी, बिहार में पर्याप्त मात्रा में थी और उसकी कालाबाजारी हुई, ये सब कुछ ना हो, इस सब के लिए ये तंत्र का डेवलपमेंट किया गया है कि आदमी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हम लोग नहीं चाहते कि थर्ड लहर आए, पर इसको कदापि इसलिए बनाया गया है कि तीसरी लहर आए। और जैसे विमल साहब ने बोला, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुड़ाए, तो जितने वो क्रिटिसाइज करेंगे पार्टी उतना ही अच्छा काम कर पाएगी, ये ऐसा मेरा मानना है। जी डॉक्टर गंभीर जी, जहां तक ट्रेनिंग की बात आती है, दूसरी लहर में भी आप लोगों ने बहुत से अस्पतालों को किया, वहां पे कई प्रकार के स्टाफ को आपने ट्रेन किया, और जो देखने को मिला कि जो गांव की एरिया में जहां पे हमारे ये हेल्थ वर्कर काम करेंगे, जो हेल्थ वॉलंटियर है वहां पे काम करेंगे, वहां पे लोगों का जो सहयोग होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कई बार प्रशासनिक सहयोग भी नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन में आपकी ये जो मुहिम है ये कहां तक सार्थक हो पाएगी? डॉक्टर गंभीर जी, कहीं ना कहीं पार्टी तो राजनीतिक हो गई है। डॉक्टर गंभीर जी, आवाज जा रही है आपके पास? डॉक्टर गंभीर सर, आपका माइक बंद है, आवाज मेरी पहुंच रही, मेरी आवाज आ रही ना सर आप लोग के पास? नहीं, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है। माइक तो मैंने ऑन कर रखा है। मेरे सवाल हो रहे हैं, काफी डिस्टर्बेंसेज है, काफी लोगों के माइक शायद ऑन है और निवेदन कर रहा हूं, मैं बार बार माइक बंद कर रहा हूं लोगों का, लेकिन वो माइक को फिर चालू कर लेते हैं। जब आपको प्रश्न पूछने हो केवल उंगली दिखा दीजिएगा साहब, मैं आपको परमिशन करूंगा, तब तक माइक को बंद रखें ताकि सभी लोग बराबर से पार्टिसिपेट कर सके, बात को सुन सके। थैंक यू। डॉक्टर गंभीर जी, मेरा जो प्रश्न था वह प्रश्न ये है कि जब अभी भी किसी का माइक में है, प्लीज अपने माइक को बंद रखेंगे आप लोग। मेरा प्रश्न ये था कि जब पेंडेमिक फैला था, आप सबों को एक अच्छा अनुभव हुआ होगा कि कई बार मरीज को हायर सेंटर में शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन प्रशासन की थोड़ी सी, क्या बोला जाए, उसको लापरवाही कह सकता हूं, उसको थोड़ी सी नेग्लिजेंसी रहती थी, और जिससे सही समय पे ये जो मरीज है वो हायर सेंटर की ओर कभी रेफर नहीं हो पाते थे, और जब तक रेफर हो करके बिलासपुर या रायपुर के हायर सेंटर पे आते तब तक उनकी स्थिति काफी खराब हो जाती थी। ऐसी कंडीशन में जो आप लोग ये हेल्थ वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं, उनकी भूमिका कैसे होगी, ये तालमेल बना रहे और सही समय पे मरीज जो है वो हायर सेंटर की अगर नौबत आती है तो पहुंच सके? इस पे कोई ध्यान दिया गया है क्या? हाँ, निश्चित रूप से अनुभव, ये उन पुराने अनुभव का भी मतलब इसमें ध्यान रखा गया है। और ये जो बात अभी जो आप कह रहे हैं, उस समय खासकर जो द्वितीय लहर है उसमें प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण और
दूरस्थ क्षेत्र में जहां पर हमारे जितने भी सरकारी डॉक्टर या जो दूसरे और भी जो हेल्थ वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, उनके साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है मरीजों का, और काफी हम सब लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। यहाँ तक कि हम अपने लेवल पे काफी कोशिश भी किए कि भाई इस तरह से अव्यवस्था ना हो, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं था, तो निश्चित रूप से ये इस बार उन सारे पुराने अनुभव के आधार पे ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। और हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स जो वहां पर काम करेंगे उनके साथ में चूंकि सतत संपर्क रहेगा, जो भी सारी चीजें निश्चित रूप से उनके लिमिटेशंस हैं, वो जाके डायरेक्ट कलेक्टर से बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो बाकी चाहे वो जिला लेवल में हो चाहे वो मंडल लेवल में हो, जो भी सक्षम लोग होंगे वो उनको ये काम करना होगा कि मरीज किसी भी हालत में उसके साथ में कोई दिक्कत ना हो, उसको जिस समय जो भी अवस्था में है, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर हायर सेंटर में शिफ्ट करना है तो हम सारे लोग उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये बेहतर प्रयास है, और जो गलती पिछले बार हुई है वो नहीं दोहराई जाएगी और उसका खामियाजा मरीज नहीं भुगतेगा, ऐसा एक प्रयास है। और ये इस बार इसका बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, ऐसा हम सबका मानना है। डॉक्टर चोपड़ा जी, हर कार्यक्रम दिखने में अच्छा होता है, प्रोग्राम बढ़िया होते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर मॉनिटरिंग डॉक्टर विमल चोपड़ा जी किसी कारण से लेफ्ट हो गए हैं। मैं प्रश्न को डॉक्टर अखिलेश दुबे जी के पास ले चलता हूँ। दुबे सर, हर प्रोग्राम अच्छा बनता है, योजनाएं बढ़िया होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग प्रॉपर ना होने की वजह से वह योजना उसी तरह धराशायी भी हो जाती है। बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी परिकल्पना है, बहुत बड़ी सोच है, मॉनिटरिंग कैसी होंगी सर? इतने सारे लोगों की मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था? पार्टी ने हम लोगों के ऊपर विश्वास किया है और हमको इसकी जिम्मेदारी दी है। तो जो भी वॉलंटियर्स ने चयन किए हैं वो एक ऐसे वॉलंटियर्स को चयन किया है जो स्वेच्छा से इस कार्यक्रम में रहे। आप गंभीर सिंह जी को ले लें, डॉक्टर खंडेलवाल साहब को ले लें, पार्टी के जब ये कार्यक्रम नहीं था तब भी वे कोविड के लिए काम किए। आप जो पिछला जो कोविड है जिसमें हम असफल रहे हैं कई जगह पे, इसमें क्या है कि हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाए। हमको ये नहीं पता चला कि हमारे पास कितने बीमार आ रहे हैं और हमारे पास पलंग कितने हैं, इस अस्पताल में कहाँ कितनी क्षमता है और बाहर कितने खड़े हैं। स्टेडियम में 1000 बेड थे, 3000 आदमी वहां पहुंच गए थे। ये सब चीजें ना हो और जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम कम है वो इवन दी डिस्ट्रिक्ट तक शिफ्ट किया जा सके। देखिए आज मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और अगर मान लीजिए आज रायपुर में एपिडेमिक की स्थिति ज्यादा खराब है और हमको दुर्ग में बेड खाली है तो हम दुर्ग शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो मगर वो तभी कर सकते। मैं आपकी बात समझ गया। मेरा कहने का जो तात्पर्य ये होता है, गांव की जब आप बात कर रहे हैं, गांव से मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है। नंबर सर यहाँ तो महीनों में नंबर बदल जाते हैं, संपर्क कैसे होगा? एक बात। दूसरी बात, सारी जो चीजें है उसका डाटा कहाँ स्टोर होगा, ये एक प्रश्न है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे वॉलंटियर्स जो हैं, विलेज वॉलंटियर्स जो हैं, वो डायरेक्ट टच में होंगे। एक ऐसा डेवलप किया गया है कि वो अपनी डेली रिपोर्टिंग उसमें करेंगे। अच्छा, आवाज का डिस्टरबेंस आया है थोड़ा सा। दुबे सर, शैलेश सर, अगर आप कंटिन्यू करें इस बात पे, थोड़ा सा प्रकाश और डालें। मेरा प्रश्न आपने भी सुना होगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न को थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं, क्योंकि दुबे जी, विमल जी चले गए, फिर दुबे जी बोले। हाँ, दुबे जी भी। हाँ जी जी, अब आवाज आ रही सर? आ रही है। हेलो दुबे सर, जिस मावना बनी रहती है। दुबे सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी के पास इस प्रश्न को फॉरवर्ड करता हूं, फिर जब तक आपका आवाज माइक ठीक हो। डॉक्टर शैलेश जी, नरेन जी, प्रश्न को एक थोड़ा से संक्षिप्त रूप में मैं प्रश्न को बड़े संक्षिप्त में 2 शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर दे पाऊं। जी बोलिए। जी, प्रश्न मेरा यह है, टीम आप लोग की बहुत बड़ी है, इसमें दोनों प्रकार के लोग हैं, ट्रेंड भी हैं और यूं कहूं अनट्रेंड लोग भी हैं। जब मैं धरातल की ओर जाऊंगा, जहां से जमीनी रिपोर्टिंग आपके पास में आनी है,
वो इतने हाईटेक नहीं है कि वो हर डाटा को स्टोर कर सके। तो किसी भी डाटा स्टोरिंग का आपके पास में कोई पुख्ता प्रावधान है क्या? देखिए, आपने देखा होगा कि जो टीम बनाई गई है उसमें एक डॉक्टर है, एक महिला कार्यकर्ता है, एक पुरुष कार्यकर्ता है, एक आईटी सेल का आदमी है, एक आईटी सेल का उसमें जोड़ा गया है और उस जिले का महामंत्री भी जोड़ा गया है। तो जो आईटी सेल का आदमी है उन्होंने एक ऐप बनाया है और वो ट्रेंड कर रहा है कि जो भी डाटा कर रहे हैं वो आईटी सेल का व्यक्ति उसको अपलोड करेगा। तो ये डाटा पूरा केंद्र से लेके राज्य सरकार से लेके आपके पास तक भी पहुंच जाएगा कि उस बूथ लेवल पे कौन आदमी है, कौन नहीं है। यदि उसका मोबाइल नंबर चेंज होता है तो उसके ऊपर उसका जो जिला महामंत्री है, जो उस जिले का महामंत्री है, वो सबको जानता है, पर्सनली जानता है। तो वो उस प्रकार से अब मॉनिटर कर पाएगा। अब जैसे कोई कार्यक्रम होगा तो सभी को उस ऐप पे एंट्री करना है। जैसे आपका कोई कार्यक्रम बूथ लेवल पे होता है या कहीं पे कुछ होता है तो वो आईटी सेल का व्यक्ति उसको साइमल्टेनियसली ट्रेंड भी कर रहा है। तो इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया गया कि भाई डाटा एंट्री कैसे होगी, आप करोगे क्या? अब पूरी संरचना तैयार हो गई आपकी और फिर आपाधापी मच गई। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, वो हेल्थ वॉलंटियर बताएगा अपने ऊपर और उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए एक डॉक्टर को रखा गया है जो प्रशिक्षक के रूप में है, एक महिला कार्यकर्ता, एक पुरुष कार्यकर्ता और एक आईटी सेल के व्यक्ति, और इसके ऊपर उस भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जिला महामंत्री, वो इस संगठन को पूरा देखेगा और इस प्रकार ये संरचना बनेगी और आगे काम होगा। जी ठीक। और आगे जावेद जी कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे। मैं ऑडियंस में भी कुछ लोग हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जावेद जी आप प्रश्न करें। नमस्कार। ये योजना बहुत अच्छी है और होना भी चाहिए, लेकिन जैसे कि हम लोग अभी कल भी जैसे रायगढ़ का वो कर रहे थे तो उसमें ये था कि संस्थाओं को प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है और जिला प्रशासन मेन है, जनपद पंचायत का प्रशासन है, नगर पंचायत प्रशासन है, प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है। अब चूंकि जहाँ कांग्रेस शासित राज है वहां पर भाजपा, भाई जाहिर सी बात है, विपक्ष में है, तो क्या विपक्ष के लोगों को इतना शासन प्रशासन का इन सब चीजों में खासतौर पे ग्रामीण स्तर पे सहयोग मिल सकेगा? ये इस चीज पे भी एक विचार होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन प्रशासन से हमको सहयोग ही नहीं मिला, तो वो चीज पहुंच कैसे पाएगी? डॉक्टर गंभीर जी, बिल्कुल मैं आप ही की तरफ बोलूं, इनका प्रश्न जो है वाकई है कि जिन लोगों को धरातल पे जमीनी स्तर पे ट्रेंड किया जा रहा है वे लोग तो वैसे भी प्रशासन से डरते हैं, शासन से डरते हैं, और सत्ता पक्ष जो बैठी हुई है अपने छत्तीसगढ़ के राज्य में उनके जो नुमाइंदे होंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो पार्टी के उनके नेता होंगे, वो इनको किसी न किसी प्रकार का भय दिखा करके भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यह योजनाओं के सफल होने पे जावेद जी शंका जाहिर कर रहे हैं। नहीं नरेंद्र, इसमें शंका जैसी कोई बात ही नहीं है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है अगर कोई व्यक्ति ऐसे मतलब महामारी के दौर में भी अगर ऐसी हरकत करता है तो समाज को उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं, चाहे फिर वो शासन में बैठे हुए लोग हों या प्रशासन के जो लोग हैं। यही तो हमको देखना है। ये गलती जो दूसरी लहर में जब स्थिति भयावह हुई थी तो उसमें ये जो चीज हुई है, उन लोगों ने सहयोग अगर नहीं किया हुआ है या जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि डर्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, तो यही तो देखना है। इसी की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं। ये तैयारी ऊपर से लेके नीचे तक इतनी पुख्ता होगी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें हस्तक्षेप करता है, अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो हम बिल्कुल रोड तक जाएंगे और उस व्यक्ति को किसी के जान से मतलब खेलने का कोई हक नहीं है, किसी के स्वास्थ्य से खेलने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ये मतलब हमको दिमाग से निकाल देना चाहिए। जैसे अभी हमारे संयोजक जी भी कह रहे थे कि हमारा मिशन मतलब कोई पार्टी को लेके नहीं है, ये हमारा मिशन जो है लोगों के स्वास्थ्य को लेके है। और जो जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसका अपना एक राजनीतिक एजेंडा अलग ही है। ये तो ऐसे समय में जब दूसरी लहर में बहुत सारे जो समस्या पैदा हुई थी, जिसको देखा है, उससे हम लोगों ने सीख ली हुई है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, मैं आपको एक चीज और श्योर करता हूं यहाँ पर, पिछले बार भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे लोग, खासकर जो आप टीकाकरण को लेके देखें, उस पर उन्होंने विरोध किया था और जब खुद प्रॉब्लम में फंसे तो खुद ही टीका के लिए आगे आ गए। तो ऐसे जो लोग जब तक उनकी स्वास्थ्य प्रॉब्लम नहीं हुई रहती है, ये दिक्कतें करते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम में होता है वो हमारे पास खुद आते हैं और वो आएंगे।
इसलिए उसकी चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। और ऐसे सोच में हमें काम भी नहीं करना है। हम तो पॉजिटिव होकर काम करेंगे इस सोच में कि हम प्रत्येक व्यक्ति के पास में जिसको भी हमारी जरूरत है, हमारे जो वॉलंटियर्स जाएंगे वहां पर और हम उनको जितना हो सकेगा उचित तरीके से उनका हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह से मॉर्टलिटी ना हो, इसका प्रयास है। तो इसलिए जावेद जी का मतलब उसमें सवाल जायज है, लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हम अगर कोई ऐसा करता है तो उसका जम के विरोध करेंगे। और विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति से हमारी कोई वैमनस्य होगी। हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि गलत चीज का विरोध हो रहा है, क्योंकि जान माल और ये सारी चीजें प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और ये हमारा उद्देश्य है कि भाई वो इस बार कम से कम मॉर्टलिटी हो, कम से कम दिक्कतें हो लोगों को, ये कोशिश है। पेंड्रा गौरेला मरवाही, एक मिनट आ जाता हूँ। हमारे पेंड्रा गौरेला मरवाही के भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक डॉक्टर प्रवीण राय जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर राय साहब, आपका माइक बंद है। राय साहब माइक को चालू करें। माइक म्यूट में है, अनम्यूट करिए। लिफ्ट हो गया है शायद। हाँ, तब तक आप प्रश्न कर लें, राय साहब आते हैं। हाँ नरेंद्र जी, एक मेरा सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें, भ्रामक चीजें तत्काल फैलाई जाती है। कोई भी अच्छी चीज आती है उसके चीजों को एडिट करके, मार्फ करके, कुछ भी करके भाई मतलब लोगों की, क्योंकि विपक्ष का है भाजपा, तो भाजपा की योजना को कैसे सफल होने नहीं देंगे, इसलिए सोशल मीडिया। चलिए, प्रश्न समझ गया मैं। इसको अगर डॉक्टर दुबे जी आ गए हों तो दुबे जी से ही ले लेता हूँ। दुबे जी, आईटी सेक्टर बहुत है, लेकिन आपके विरोधी दल जो बैठी हैं उनका भी आईटी सेक्टर उतना ही स्ट्रांग है और भ्रम फैलाने में पीछे नहीं है। इस कंडीशन में जो भी आपकी योजनाएं हैं, जैसा कही जा रहा है कि योजनाएं तो हेल्थ वर्कर तो नाम का है लेकिन काम कुछ दूसरे होंगे, तो इसका जवाब देने के लिए क्या तैयारी रहेगी जो भ्रम फैला दिया जाएगा? देखिए, हम लोग तो एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं और ये स्वास्थ्य से संबंधित है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी बीमार के लिए अड़ंगा बनेगी। दुबे जी पर एक चीज और देखो, अभी अपने ही जावेद जी, अपने ही देश में और अपने ही राज्य में वैक्सीन को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई थी, जिससे कि हम लोगों ने बड़ा मेहनत करना पड़ा। देखा भी है कि बहुत समझाना पड़ा गांव के लोगों को, वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे थे। अब जब ऐसे कंडीशन पे आप फिर से गाँव की ओर रुख कर रहे हैं, गांव की तरफ जाएंगे और कई प्रकार की बातों को आप बताएंगे, तो सोशल मीडिया पे तो भ्रम फैलाया जा सकता है। उस भ्रम को रोकने के लिए क्या कार्य योजना होगी, ये शंका जाहिर है। नरेंद्र जी, एक बड़ी और विरोधी पार्टी होने का ये दायित्व है कि शासन की जो भी गलत नीतियां हैं, ना बल्कि स्वास्थ्य बल्कि किसी भी क्षेत्र में, उसको एक्सपोज किया जाए और जनतंत्र के सामने लाया जाए। और हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो जैसे गंभीर सिंह जी ने बोला कि हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसकी रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे नेशनल लेवल पे होगी, राष्ट्रीय स्तर पे होगी जी। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पार्टी है और उसका भी दायित्व है कि जब कोई काम प्रदेश नहीं कर पा रहा हो तो उसको गाइडलाइन इशू की जाए। तो अगर वो देखेंगे कि आप बार बार करने के बाद भी प्रदेश सरकार शायद नहीं चेत रही है, तो वो लोग भी अपना वो करेंगे। बेसिक उद्देश्य ये है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा मिले और ऐसा ना हो कि उसको स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में प्राण त्यागने पड़े। इसको लेके ये उस उद्देश्य को लेके काम कर रहे हैं और अपने पास आईटी सेल उतना ही स्ट्रांग है और अगर उनका स्ट्रांग है तो हम उससे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल पार्टी के पास में करती रहेंगी, मगर हमें जनता की सहायता करनी है और उनको स्वास्थ्य सुविधा पहुंचानी है। अगर प्रदेश सरकार नहीं पहुंचा पाएगी तो हम अपने बूथे पे पहुंचाएंगे और अगर हम अपने बूथे पे नहीं पहुंचा पाए तो हम केंद्र से गुहार लगाएंगे, वो आगे आके हाथ बढ़ाएगी। जी, हर तरह से इस बार योजनाओं को बड़े ठोक पेट करके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है कि स्वास्थ्य में कोई लोग, स्वास्थ्य के जो स्वयं सेवक हैं उनको किसी भी प्रकार का भ्रमित समाज में पैदा करने की कोशिश नहीं की जाए। यह चीजें आज इस फोरम से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बैठे हैं इस बात का पूरा दावा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण राय जी। अब नरेंद्र जी, एक बात मैं आपको और बताऊं,
अभी जी। प्रदेश स्तर का हमारा प्रशिक्षण वर्ग खत्म ही हुआ है। कल हमारी जी। फिर नेशनल लेवल की एक मीटिंग है 10 जी। बजे। उसमें ये जानकारी हमें देनी है कि प्रदेश में क्या हुआ और हम डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हैं, और जी। ये हर तीसरे चौथे दिन हमको जानकारी देनी होगी। और ये जो जानकारी लेने वाले व्यक्ति हैं ये पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री हैं, तो जी। आप ये मान के चलिए कि पार्टी उसको किस लेवल पे ले जाके रख रही है। जी बिल्कुल ऐसे में कोई कोताही होने की संभावना मेरे को नहीं लगती कि होगी। जी बिल्कुल। चलिए आज की जी डॉक्टर साहब, वो जहां भी कोताही होगी, चाहे वो हमारी तरफ से हो या शासन की तरफ से हो, हर जगह आगे बढ़ के पार्टी जनता का साथ देने के लिए खड़ी होगी, ये मेरे को लग रहा है। और मोदी जी ने बना लिया है कि वो गरीबों के साथ खड़े होकर उनका इलाज कराएंगे। इसीलिए उनने किसानों के लिए आयुष्मान 5 लाख का कार्ड भी उनने जारी कर दिया है। आयुष्मान के अंदर किसानों के लिए APL BPL का छोड़ के 5 लाख का सीधा सीधा जो भी कृषक है उसको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, आयुष्मान कार्ड पे तो बात करेंगे कि कार्ड तो हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो आयुष्मान को अभी आयुष्मान नहीं मिल पा रहा है। तो इस ये एक विषय फिर से आगे हम चर्चा के लिए जरूर आएंगे और आपसे इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड के बारे में आपसे बेहतर बताने वाला भी शायद कोई नहीं है छत्तीसगढ़ में। फिलहाल आज की बैठक में चर्चा का जो विषय हमने रखा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक के बनाने के पीछे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कारण है। तो कुल मिलाकर के बातें यहाँ पे समझ में आती है कि आने वाला समय शायद अगर कोरोना की लहर आती है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो कि सेवा भावी लोग हैं वो सामने आकर के कोरोना से फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। कोरोना के बारे में जो भी अफवाह उड़ाई जाती है सोशल मीडिया के मामले में, उसको अफवाह को क्लियर करने में, उस अफवाह को हटाने में, उस अफवाह के को सही ढंग से बताने में शायद सक्षम हो पाए भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य स्वयंसेवक। डॉक्टर साहब, पर एक बात और आती है कि जब स्वास्थ्य स्वयंसेवक की इतनी बड़ी फौज अब तैयार हो रही है और शैलेश खंडेलवाल जी का दावा कि 15 अगस्त या 30 अगस्त के बाद तक कोरोना नहीं आएगा, उस कंडीशन में ये स्वास्थ्य स्वयंसेवक की जो इतनी बड़ी टीम तैयार हो रही है वो क्या करेगी? मेरे से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र जी? हाँ सर, आप ही से ले लेते हैं। देखिए भाई, आप एक चीज को समझिए, इस वैश्विक युद्ध में विश्व में 2 ही चीज तो काम किए, स्वास्थ्य और शिक्षा। भारत में आक्रमण हुआ, भारत में जो भी अप्रोच बाहर की कंट्री ने किया स्वास्थ्य और शिक्षा से किया। अब यदि एक राजनीतिक दल स्वास्थ्य व्यवस्था में स्वास्थ्य के माध्यम से अपनी पकड़ जनता में बना रहा है तो मुझे नहीं लगता वो कोई गलत कर रहा है। एक तीर से 2 निशाने किए जा रहा है। ये मैं एक चिंतक होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते सोचता हूँ, ये मेरा पर्सनल अभिमत भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी दूरगामी सोच से चल रही है। एक स्वास्थ्य सेवक अपना तैयार हो रहा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समाज में काम करेगा तो उसको राजनीतिक लाभ तो मिलना ही है अपरोक्ष रूप से। अब चाहे वो इसको माने चाहे ना माने, उसकी एक टीम बूथ लेवल तक तैयार हो गई है। तो भाई राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं उसकी दूरगामी सोच तो राजनीति रहती है, इसमें कोई आपको भी शक नहीं है, मेरे को भी शक नहीं है, ना कांग्रेस को शक है, ना भारतीय जनता पार्टी को। परंतु स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये काम किया जा रहा है, ये भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है। नहीं तो स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर और बजट में इसका जो परसेंटेज रहता था वो बहुत कम रहता था, अब टॉप में चले गया स्वास्थ्य। भाई स्वास्थ्य देश का अच्छा रहे, शिक्षा अच्छा रहे। अब मेरे को लगता है आगामी 10-20 साल बाद भारत ये सोचने लगेगा कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो, तो ये बढ़ता हुआ कदम है। भाई अपन टैक्स पे करते हैं, अपन पूरा दुनिया का टैक्स देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में तो भारतवर्ष के नागरिकों को पैसा लगना ही नहीं चाहिए। ये तो 65 साल 70 साल अपने को आजादी के हो गए, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महंगा है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये एक बढ़ता हुआ भारत है जहाँ आगामी हो सकता है हम जिंदा रहे ना रहे, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा नागरिकों को नहीं देना पड़ेगा। भाई इतना टैक्स पटाता है, सब करता है, आपको टैक्स में जल का कर, मल का कर, ये प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, तो भैया स्वास्थ्य और शिक्षा देना ही तो सरकार का काम है, सरकार का काम, और बाकी अलग है। पर अब प्रायोरिटी में पहला आया स्वास्थ्य, फिर आएगा शिक्षा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। जी तो पहले क्या था, स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे नीचे रखा गया था। तो ये एक बदलता हुआ भारत है, स्वागत करना चाहिए कोई भी राजनीतिक दल करे। हाँ, पर यह सत्य है बहुत बड़ा, इसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, एक तीर से 2 निशान, ये बातें भी हो गई है
कि स्वास्थ्य के साथ में हम लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं, और जागरूक करने का मुख्य उद्देश्य कुल मिलाकर के भारत की जनता को जागरूक करने का है। जागरूक स्वास्थ्य में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो अच्छी नीतियां शायद जो मोदी सरकार की चल रही है उसे भी जागरूक करने का जो दायित्व है वो स्वास्थ्य स्वयंसेवक उठाएंगे। एक ऐसी परिचर्चा में आज चौपाल में ये बातें भी हो रही है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुनः चालू किया जा रहा है उस पे आपने परिचर्चा की। हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए जितने भी कॉलर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, उन्होंने आज इस अभियान के बारे में विस्तृत रूप से समझा होगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, वह एक सामाजिक दायित्वों को आगे रखती है, जिसमें से जैसा कि डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद अधोसंरचना पे आता है। लेकिन अभी तक जितनी भी पार्टियां आती रही हैं वो अधोसंरचना को पहले रखती थी, बाद में स्वास्थ्य और शिक्षा आती थी। अगर समय मिल जाता था तो उस पर बात होती थी, और नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख रूप से होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ आता है। तो आज की चर्चा को मैं